हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको विदित है, रोज शाम 5 बजे मैं आपके लिए उपस्थित होता हूं राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे वह राजस्थान के इतिहास की बात हो, कला संस्कृति की, या फिर और अन्य महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिनसे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो टॉपिक लेकर मैं उपस्थित आपके समक्ष होता हूं। यूं तो राजस्थान के इतिहास के घर में अनेक सारी वीर गाथाएं हैं, साथ ही साथ अनेक सारी सभ्यताएं राजस्थान अपने इतिहास के घर में समेटे हुए हैं। लेकिन आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वह हम चर्चा करेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। आपको विदित होगा, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता की जननी कहा जाता है। आखिरकार इसी सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता की जननी क्यों कहते हैं, यह भी आज हम इस सेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। यूं तो अपने राजस्थान में पूर्व हड़प्पा कालीन, साथ ही साथ हड़प्पा कालीन और हड़प्पा सभ्यता के विकास के बाद की अनेक सारी सभ्यताएं अपने यहां से मिली हैं। अब सभ्यताओं से संबंधित जब क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, या तो वहां से एक्सकेवेशन या खुदाई के दौरान जो हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में, या फिर उनकी वर्तमान स्थिति और साथ ही साथ उनका समय, और यूं मैं कह दूं कि खोज किसके द्वारा की गई, साथ ही साथ एक्सकेवेशन या खुदाई का कार्य किसके द्वारा किया गया या किसके नेतृत्व में किया गया, यह भी हमसे पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं, आज शुरुआत करते हैं आज इस सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यह सभ्यता किस काल में थी या फिर इसका समय क्या था। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, 2800 ईसा पूर्व इसका समय आता है, मतलब ईसा पूर्व में 2800 के समय यह सभ्यता यहां पर मौजूद थी। इसका मतलब यह हुआ है कि यह हड़प्पा कालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं, उससे पहले यह सभ्यता यहां पर विकसित हुई थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का समय तो माना जाता है 2300 से 1750 ईसा पूर्व, या फिर मैं यूं कह दूं कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व, दोनों ही समय माने गए हैं। वैसे ये 2350 से 2300 से 1750 इसका ऑथेंटिक समय माना जाता है। तो ये इसका समय 2800 ईसा पूर्व है। इसका मतलब ये हड़प्पा से पहले की सभ्यता है। अब ये वर्तमान में कहां पर है, ये भी जान लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम आता है सीकर डिस्ट्रिक्ट, और सीकर जिले में ही यह सभ्यता हमें प्राप्त हुई है। और सीकर में एक नदी आती है जिसका नाम आता है कांतली नदी, क्योंकि लगभग सभ्यताएं जो हम देखते हैं किसी न किसी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। तो ये नदी भी आप लोगों को जरूर से याद रखनी है। सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। हालांकि यह अब अंतः प्रवाही नदी हो गई है। मेरा कहने का मतलब यह है, अंतः प्रवाही का मतलब यह होता है कि यह अब केवल और केवल बारिश के दिनों में ही, क्योंकि जब अधिक बारिश होती है तो एक नाले के रूप में दिखाई देती है, बाकी धरातल पर यह दिखाई नहीं देती, अंतः प्रवाही हो गई है। लेकिन इसी नदी के किनारे यह सभ्यता बसी हुई थी। और यहां पर नीमका थाना एक तहसील आती है जहां गणेश्वर का टीला से यह सभ्यता हमें प्राप्त हुई। यह तो हमने इसके करंट लोकेशन जो है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। अब इसी सभ्यता के और अन्य नाम, क्योंकि मैंने कहा यह हड़प्पा से पहले की सभ्यता है, इसीलिए इसे प्राक हड़प्पा या फिर पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जानते हैं इसी सभ्यता से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसके लिए आती है, इसे कहा जाता है ताम्रवती सभ्यता की जननी। आपने आहड़ का नाम भी सुना होगा, और आहड़ जो स्थान आता है यहां से भी हमें सभ्यता प्राप्त हुई थी, उदयपुर से, और यहां से भी ताम्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। लेकिन इसे कहा गया है ताम्रवती नगरी। और हम जब गणेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो गणेश्वर को कहा गया है जननी, क्योंकि सर्वाधिक प्राचीन तांबे के अवशेष जो मिले वो हमें यहां गणेश्वर से ही प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कह दिया जाता है। इसकी खोज 1972 ईस्वी में रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। एंड एक्सकेवेशन या खुदाई का कार्य 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया गया था। इनके नाम भी आप लोगों को अवश्य ही ध्यान में रख लेने हैं।
तो मैंने कहा ताम्रवती सभ्यता की जननी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक प्राचीन तांबे के अवशेष हम यहीं से मिले हैं और इसीलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कह दिया जाता है। अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि सर्वाधिक प्राचीन तांबे के अवशेष मिले, इसका मतलब तांबे के कोई ना कोई प्रोडक्ट तो हमें यहां पर खुदाई के दौरान अवश्य ही मिले होंगे। जी हां, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, यहां के जो मकान बने हुए थे, द हाउसेज वर बिल्ट विथ स्टोन्स, मतलब इनका निर्माण पत्थरों से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में हमने ये देखते हैं कि वहां पर मकान ईंटों से बने हुए थे। जैसे कालीबंगा को एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखें, राजस्थान में कच्ची ईंटों के मकान हमें वहां से मिले हैं, लेकिन गणेश्वर से कुछ मकानों में ईंटों का प्रयोग भी था, लेकिन अमूमन यहां पर पत्थरों का प्रयोग मकान निर्माण में किया गया था। क्योंकि उस समय कांतली नदी नित्यवाही नदी हुआ करती थी। नित्यवाही का मतलब वह धरातल के ऊपर बहती थी, इसीलिए यहां पर हमें बांध का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। और इस काल का मानव जो था वह शिकारी प्रवृत्ति का था, अर्थात उसके द्वारा शिकार करके अपना जीवन यापन किया जाता था। तो मैंने आपको यह कहा है कि मकानों का निर्माण पत्थरों से, बांध का साक्ष्य हमें यहां से मिला, और साथ ही साथ मानव शिकारी प्रवृत्ति का हुआ करता था। ऐसे साक्ष्य हमें गणेश्वर नीमका थाना से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मनुष्य के द्वारा मृत भांडों का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है, अर्थात मृत भांड का मतलब मैं बात कर रहा हूं पोटरी के बारे में या मिट्टी के बर्तनों के बारे में। तो यहां से जो हमें मृत भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं, वे कपिस वर्णीय मृत भांड मिले हैं। कपिस वर्णीय मृत भांड का मतलब यह हुआ कि वे काले और नीले रंग के मृत भांड थे, और साथ ही साथ छल्लेदार बर्तनों का प्रयोग भी यहां पर किया जाता था। मैं आपको कह चुका हूं कि ताम्रवती सभ्यता की जननी इसे कहते हैं क्योंकि यहां से तांबे के बाण, तांबे के कुल्हाड़े, भाले, चूड़ियां आदि मिली। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां के लिए आती है, जो हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, मछली पकड़ने का एक कांटा हमें यहां से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है? फिशिंग थ्रोन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम गणेश्वर। इसका मतलब यह है कि हो सकता है उस समय यह नदी नित्यवाही नदी हुआ करती होगी, इसीलिए तो मछली पकड़ने का कांटा हमें यहां से मिला है। इसका वर्तमान स्वरूप आप कांतली नदी का देख पा रहे हैं, क्योंकि वर्षा के दिनों में ही हमें इसमें पानी अब देखने को मिलता है। अंतः प्रवाही नदी हो चुकी है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, तांबे के बाण, तांबे के कुल्हाड़े, भाले, चूड़ियां, साथ ही साथ मछली पकड़ने का कांटा। कई बार हमसे इसके बारे में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ता हूं, बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं अगर कहूं कपिस वर्णीय मृत भांड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, काले रंग और नीले रंग के हुआ करते थे, और इसी कलर के प्याले और तस्तरियां और साथ ही साथ कुंडियां भी हमें यहां से प्राप्त हुई थी। तो एक छोटी सी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, जो वर्तमान सीकर डिस्ट्रिक्ट में कांतली नदी के यहां से, कांतली नदी के किनारे से खोजी गई थी, जिसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई, और इसका उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा 1977 में किया गया था। ये सारी महत्वपूर्ण बातें इस सभ्यता से रिलेटेड थी, जो मैंने आपको आज के सेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अगर आप इसी सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQRS, यहां आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहां पर डेली क्विज भी आपको करवाया जाता है। साथ ही साथ जो भी क्लास यहां पर सेशन होता है उसका नोट्स आपको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्टडी IQ के एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहां पर मेरा कोड है प्रवीण33, इसको अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपको डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाए। अगर आप किसी भी स्टेट PCS के लिए या फिर UPSC के लिए या फिर RPSC के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्टडी IQ एप्लीकेशन पर प्रवीण33 कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, बाकी की चर्चा हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।